मैं सड़क में बहुत ही तेजी के साथ कार चला रहा था। मेरा दिमाग काम नहीं कर रहा था। जितनी बार गाड़ी रेड सिग्नल में रुकती, मैं अपनी घड़ी देखता। मैं परेशान था। पिछले 8 महीने से मेरी जिंदगी का यही हाल है। मैं शहर का एक जाना माना अरबपति बिजनेसमैन हूँ। मुझे लोग डेविल कहते हैं। नैना ने मुझे डेविल से इंसान बनाया था, लेकिन अब जब वह चली गई, मैं एक टेनिस बॉल की तरह कभी इस कोर्ट तो कभी उस कोर्ट उछल रहा था। मेरा पूरा स्टाफ मेरे नाम से कांपता है। एक दिन नहीं जाता मैं किसी को डांट नहीं लगाता। मेरे 2 छोटे छोटे बच्चे हैं, बेला और अर्जुन। बेला 3 साल की है और अर्जुन 5 साल का। 2 दिन से मेरे बच्चे बीमार थे, उन्हें प्ले स्कूल में नहीं भेजा था और आज जब मैं उनको स्कूल भेजा, मेरे दिमाग से उतर गया। उनकी 1 बजे छुट्टी होती है और उस वक्त मेरी मीटिंग थी। मैं अपना फोन भी अपने केबिन के डेस्क के ऊपर रख दिया था। करीब 4:30 बजे फ्री हुआ। जब अपने केबिन में आया, अपने फोन में बहुत सारे मिस्ड कॉल देखे। फोन साइलेंट में रखा हुआ था। जैसे ही मैंने देखा बच्चों के स्कूल से कॉल है, एक पल को मेरा दिल रुक गया था। फिर मैंने एक नए नंबर से मैसेज किया, सर आप अपने बच्चे को लेने नहीं आए? आपके बच्चों को मैं अपने साथ घर लेकर जा रही हूँ क्योंकि स्कूल बंद हो गया है। क्लास टीचर जिया। और फिर नीचे उसका पता लिखा हुआ था। यह देखते ही मैं अपना फोन उठाया, अपने असिस्टेंट से कहा और लगभग भागता हुआ अपने कार के पास आया। लेकिन कार जितनी बार ट्रैफिक में रुकती, मेरा दिल जोर जोर से धड़कता। परेशान होकर वह नंबर डायल किया। मुझे बेहद डर लग रहा था। मेरे बच्चे उसके टीचर के पास है। मैं एक अरबपति बिजनेसमैन हूँ और मेरे दुश्मन की कमी नहीं। बच्चों को कुछ हो गया तो यही ख्याल मेरे दिल बैठा जा रहा था। यह टीचर इतनी अमीर तो नहीं होगी। और जो पता दिया था वह एक आम मोहल्ला था। 3 रिंग के बाद उधर से आवाज आई, हेलो। एक बहुत ही प्यारी आवाज आई। मैं गहरी सांस भरा। मैं बेला और अर्जुन का डैड बोल रहा हूँ, ऋषभ मल्होत्रा। मैं रास्ते में हूँ, ट्रैफिक में बच्चों को लेने के लिए आ रहा हूँ। तब तक आप प्लीज बच्चों का ध्यान रखें। फिर से आवाज आई, सर फिक्र न करें, बच्चे ठीक हैं। मैंने पूछा, क्या आपने बच्चों को कुछ खिलाया है? मुझे ध्यान आया बच्चे भूखे होंगे। रोज घर जाकर वो खाना खाते हैं। घड़ी देखी तो 5 बज गए थे। आप फिक्र मत करें, बच्चों ने खाना खा लिया है। आप आराम से आइए, कोई जल्दी नहीं है। उसकी मीठी बात सुनकर मैं राहत की सांस छोड़ी। पक्का यह मेरे बच्चों का अच्छा ध्यान रखेगी और अगर नहीं रखी तो मैं उसकी जिंदगी जहन्नम बनाने में देर नहीं लगाऊंगा। उससे बात करके मैं फोन रखा। करीब 15 मिनट के अंदर मैं उसके घर के बाहर कार पार्क किया। जब उतरकर मैं आने लगा, मोहल्ले के बच्चे बड़े अजीब नजरों से मेरी कार को देख रहे थे। बहुत ही साधारण मोहल्ला था, किसी ने इतनी महंगी कार नहीं देखी थी। उन सबकी उत्सुक आंखों को अनदेखा कर जैसे ही मैं उसके घर के पास पहुंचा, देखा उसके घर का दरवाजा खुला हुआ था। यह देखकर मेरा दिल तेजी से धड़क उठा। तेज तेज कदम चलाकर मैं उसके घर के बिल्कुल करीब पहुंच गया, लेकिन मेरे पैर अपनी जगह पर जम गए। जब अपने बच्चों की खिलखिलाती हंसी मेरे कानों में आई, जब से उसकी माँ सुनैना इस दुनिया को छोड़कर चली गई, बच्चों की हंसी मैं नहीं सुनी थी। मुझसे रहा नहीं गया। मैं वहीं छुप गया और झांक कर देखने लगा। बच्चे किसी के साथ डांस कर रहे थे। उनके चेहरे पर पेंट लगी हुई थी। फिर मुझे नजर आया उसके साथ कोई लड़की डांस कर रही थी। चेहरे पर एक जोकर का नकाब पहन रखा था और बच्चे ऐसे खुश हो रहे थे जैसे सुनैना के साथ होते थे। मैं दरवाजा नॉक किया। बच्चों ने मुझे देख लिया, दौड़कर मेरे पास आने लगे। डैडी डैडी आप आ गए। जिया मिस बहुत अच्छी है, हमारे साथ खेला। दोनों बच्चे एक एक करके सारे गेम का नाम बताने लगे जो उसने अपनी मिस जिया के साथ खेला। तभी वह लड़की भी मेरे सामने आ गई। जोकर का वह नकाब हटा दिया। उसके लंबे और सीधे बाल झटक कर हवा में उड़े। मैं उसकी आंखों में देखा और एक पल को मेरा दिल धक से रह गया। कितना मासूम चेहरा है। उसने भी अपने चेहरे पर पेंट लगा रखी थी। बच्चों के साथ मानो बच्ची बन गई हो। माफ करना, मैं बच्चों को लेना आज भूल गया, पर तुम्हें मैं पहले नहीं देखा। मैं उससे पूछा, मेरा नाम जिया है, मैं इन बच्चों की नई क्लास टीचर हूँ, 2 दिन पहले ज्वाइन किया है। मैं तुम्हें कई बार फोन किया था। वो कही, माफ करना मैं मीटिंग में था, मेरा फोन साइलेंट में था। दरअसल बच्चे 2 दिन से नहीं आए थे, आज मेरे दिमाग से निकल गया। मैंने सफाई दी, कोई बात नहीं, सब ठीक है। बच्चों ने खाना भी खा लिया है। चलो बच्चों, तुम दोनों को साफ कर दूं, उसने कहा। बच्चों को अंदर लेकर गई, उनका चेहरा साफ करने लगी और मैं अपनी चेक बुक निकाली। उसने एक्स्ट्रा सर्विस दी है, मैं उसे उसकी पेमेंट करना चाहता था। मुझे किसी का एहसान रखने की आदत नहीं है। जब बच्चों के साथ आई, उसके हाथों में बच्चों का बैग था। मुझे देखने लगी। मैंने चेक लेकर उसे दे दिया। वह चेक लेकर उसका अमाउंट देखी, उसकी आंखें बड़ी बड़ी हो गई। सर यह क्या है?
तुमने स्कूल के बाहर बच्चों का ध्यान रखा है, उसकी पेमेंट है। यह शब्द मेरे मुंह से निकले कि उसके चेहरे से लगा किसी ने उसे एक थप्पड़ मारा हो। गुस्से से लाल हो गई। तुम कहना क्या चाहते हो? जो वक्त मैं बच्चे के साथ प्यार से गुजार रही हूँ उसकी कीमत दोगे? गुस्से से मेरा हाथ पकड़ी। उसके एक स्पर्श से ऐसा लगा जैसे मेरे शरीर में बिजली दौड़ गई हो। वह चेक मेरे हाथ में रख दी। लो तुम्हारा चेक, मुझे नहीं चाहिए। हर चीज बाजार में नहीं बिकती, कहकर अपने दोनों हाथों को कमर पर रखी। छोटी सी लड़की मुझे रौब झाड़ रही है। जाने क्यों मुझे गुस्सा नहीं बल्कि मुझे हंसी आ गई, पर मैंने उसे चेहरे पर जाहिर नहीं होने दिया। मैं अपने बच्चों को लेकर उसका शुक्रिया अदा किया और कार तक आया। बच्चे रास्ते भर अपने मिस के बारे में बातें कर रहे थे और उस लड़की का चेहरा जाने क्यों मैं अपने दिमाग से नहीं निकाल पा रहा था। जब तक माँ के घर पहुंचा और उन्हें सब कुछ बताया, मेरी माँ मुझे ही डांटने लगी, मुझे देखकर गुस्सा करने लगी। तुम कितने लापरवाह हो गए हो ऋषभ, बच्चों को कैसे भूल गए? अगर नहीं ला सकते थे मुझे कह देते, मैं ले आती। सुनैना की मौत के बाद मैं बच्चों को अपनी माँ के पास ड्रॉप करके फिर अपने ऑफिस चला जाता हूँ और रात में वापस आते वक्त बच्चों को लेकर अपने घर जाता हूँ। यही मेरा रोज का रूटीन है और इस चक्कर में बार बार मुझे स्कूल का चक्कर लगाना पड़ता है। काम में भी नुकसान होने लगा है। इसी वजह से जाने कितने दिन से मैं खुद पर ध्यान नहीं दे पाया। मेरी माँ कहीं, बेटा अब मदद के लिए किसी को रख लो या दूसरी शादी कर लो, अब तक ऐसे जियोगे? माँ तुम कैसी बातें कर रही हो? सुनैना को गुजरे हुए 8 महीने भी नहीं हुए हैं और तुम शादी की बात कर रही हो? मैं अपने बच्चों का ध्यान रख सकता हूँ, मैं गुस्से से कहा। खुद का चेहरा देखा है, आंखों के नीचे कालिमा, चेहरा फीका और थका हुआ। इतना बड़ा कारोबार चलाते हो, ऊपर से बच्चों की जिम्मेदारी। अगर शादी नहीं करना चाहते कम से कम उनकी देखभाल के लिए किसी को रख लो। ठीक है, सोचूंगा, फिलहाल मैं चलता हूँ, मैं माँ से कहा और कार चलाने लगा। लेकिन बार बार उसी लड़की का ख्याल मेरे दिल में आ रहा था। इस तरीके से उसने मेरे बच्चों को संभाला था। मैंने अपनी सेक्रेटरी से कहा, जब तक ऑफिस पहुँचूंगा मुझे जिया के बारे में पूरी जानकारी चाहिए। मैंने जिया का फोन नंबर उसे दे दिया और उसकी जो डिटेल्स मुझे मालूम थी मैंने नोट करवा दी। तब तक ड्राइव करके ऑफिस पहुंचा। मेरा सेक्रेटरी रतन भागा भागा मेरे पास आ गया। सर सब कुछ ठीक तो है ना? लड़की मासूम लगती है, आपके साथ कुछ किया है क्या? मैं रतन का चेहरा देखा तो वह घबरा रहा था, क्योंकि अक्सर मैं किसी की डिटेल मांगता हूँ तो उसकी जिंदगी बर्बाद कर देता हूँ। रतन को आश्वासन दिया ऐसा कुछ भी नहीं है, बताओ उसके बारे में सब कुछ। सर लड़की का नाम जिया श्रीवास्तव है, 20 साल की है, साधारण घर की लड़की है। उसके एक बड़े भाई और एक बड़ी दीदी है। वह घर पर सबसे छोटी और कुंवारी है। भाई और दीदी पहले ही शादी हो चुकी है और उसकी माँ बीमार है। माँ के इलाज के लिए बहुत पैसे चाहिए, इसलिए लड़की अपनी पढ़ाई अधूरी छोड़ दी। कॉलेज का इसका अभी 1 साल पूरा होना बाकी है, पर पैसों की मजबूरी के कारण उसकी पढ़ाई रुक गई है। आपके बच्चों के प्ले स्कूल में अभी अभी उसे नौकरी मिली है। रतन ने पूरी जानकारी दी। काम करते करते रात के 9 बज गए थे। मैं ऑफिस से बाहर निकला। मुझे एक और बड़ा काम करना था, इसलिए माँ के घर पर बच्चों को पिक करने ना जाकर मैं सीधे उस लड़की जिया के घर ड्राइव करने लगा। मैंने उसकी घर की बेल बजाई और फिर कहानी जिया की जुबानी। किसी ने घर की बेल बजाई, इतनी रात को कौन हो सकता है? इस शहर में तो मेरा कोई परिवार नहीं रहता। मेरी माँ का इलाज के लिए ढेर सारे पैसे चाहिए। मैंने सोचा है मैं एक और नौकरी ढूंढ लूंगी। आज मेरा एक इंटरव्यू था पर मैं नहीं जा पाई इस खरूस की वजह से, जो अपने बच्चों को 1 बजे तक ले जाना भूल गया था। 3 बजे की इंटरव्यू थी और उस वक्त मैं उसके बच्चों के साथ थी। क्या कमाल के बच्चे हैं, पर एक तो मैं अपनी इंटरव्यू मिस कर गई और वह आदमी मुझे पैसे थमा रहा था। जब उसकी अमाउंट देखी तो मेरी आंखें बड़ी बड़ी हो गई। 50,000 रुपए की चेक थी। यह पैसे अगर मैं ले लेती तो मेरी माँ के इलाज में मदद मिलती, लेकिन मैं भी उसूलों वाली हूँ। कुछ पल बच्चों के साथ बिताने के लिए मैं ये पैसे नहीं ले सकती थी। जैसे ही मैंने दरवाजा खोली वह खड़ूस मेरे सामने खड़ा था। मुझसे कितना ज्यादा लंबा है, मुझे अपनी गर्दन ऊंची करनी पड़ती है। 6 फुट से ज्यादा लंबाई होगी। मैं बड़े हैरत से उसे देख रही थी। वैसे तो ये काफी हैंडसम है, ऋषभ मल्होत्रा, लेकिन चेहरे से बहुत थका थका नजर आ रहा था। आपको कुछ चाहिए? मैंने कहा, जब एहसास हुआ मैं बहुत देर से उसे देख रही हूँ। मुझे ऐसे घूरता हुआ उसने पकड़ लिया था। उसके होठों में एक हल्की सी मुस्कान आई, लेकिन तुरंत फिर अपनी त्योरी चढ़ाई। कहा, मुझे बात करनी है। बिना अनुमति के ही घर के अंदर आ गया। इतनी रात को तुम घर के अंदर कैसे आ सकते हो? मैं यहाँ अकेली रहती हूँ, मैं कही जब दरवाजे को बंद किया और उसके पास आने लगी। मेरी बात सुनकर उसने अपनी आंखें छोटी कर ली, सोफे से उठ खड़ा हुआ मेरे पास आ गया।
अपना एक हाथ मेरे कंधे पर रखा। एक पल मैं बिदक उठी और उसका हाथ झटक दिया। मैं एक अरबपति हूँ, कोई चोर नहीं। उसने कहा। तो मैंने कब चोर कहा? पर मैं अकेली रहती हूँ, मैं एक औरत हूँ और तुम मर्द हो। मैं कही, तुम्हें क्या लगता है मुझे औरत मर्द में फर्क नहीं मालूम? कहकर वह मेरे और करीब आने लगा और मैं सांस लेना भूल गई। उसकी नजदीकी मुझ पर असर डालने लगी। मैं पीछे हटने लगी और वह आगे बढ़ने लगा। जब तक मैं पीछे दीवार से नहीं टकराई, उसने अपने दोनों हाथों को मेरे दोनों साइड में रखकर मुझे बंदी बनाया। उसकी नजरें कभी मेरे आंखों पर तो कभी मेरे होठों पर थी। मैं निगलने लगी। वह अपने होठों को मेरे कान के बेहद नजदीक लेकर आया और कर्कश आवाज में कहा, लड़कियां मेरे सामने खुद को फेंकती हैं, मैं किसी के पीछे नहीं जाता। अगर तुम ऐसा कुछ सोच रही हो तो। फिर उसने मुझे छोड़ दिया। मुझे तुमसे जरूरी बात करनी है, आओ बैठ जाओ। इतनी रात को क्या बात करनी है? जो भी बात करनी है कल स्कूल में आकर करना। मैं कही, मेरे पास इतना फालतू समय नहीं है। मेरे पास तुम्हारे लिए ऑफर है। अगर मेरे ऑफर को तुमने मान लिया तो तुम्हारी जिंदगी संवर जाएगी, और अगर तुमने मुझे ना कर दिया तुम्हारी जिंदगी बर्बाद करने में मुझे वक्त नहीं लगेगा। उसने धमकी दी। मुझे एक पल को गुस्सा आया। मेरे घर पर मुझे धमकी दे रहा है, अभी के अभी यहाँ से निकल जाओ। मैं चीखी और अपने हाथ अपने कमर पर रख लिए। उसने अपने पॉकेट से फोन निकाला और जाने किसे फोन किया। कहा, जिया श्रीवास्तव को अभी नौकरी से निकाल दो। कुछ ही देर में मेरे पास प्रिंसिपल का कॉल आ गया। काफी घबराते हुए फोन उठाई। प्रिंसिपल ने कहा, कल से तुम्हें आने की जरूरत नहीं है, जो हिसाब है वो लेकर चली जाना। एक झटके में मेरी नौकरी चली गई थी। फटी फटी आंखों से मैं उसे देखने लगी। उसके चेहरे पर एक कुटिल मुस्कान थी। कहा था ना मुझसे मत उलझो। अब मैं यह निश्चित करूंगा तुम्हें कहीं काम न मिले। मुझे बेहद गुस्सा आ गया। मैं आकर सोफे में उसके सामने बैठ गई। मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? तुम्हारे बच्चों का ध्यान रखा और तुमने उसका यह बदला चुकाया। मैंने तुम जैसे घमंडी और अकड़ू इंसान आज तक नहीं देखा। समझते क्या हो अपने आप को? एक डेविल हो। जो मेरे मुंह में आ रहा था मैं बक रही थी और वह मेरी लाचारी पर मुस्कुरा रहा था। तभी उसने अपने बैग से कुछ निकाला, मेरी ओर किया। मैंने उसे देखा तो 10 लाख रुपए की चेक थी। उसने मेरे नाम पर काटी थी। उसे देखकर मेरे मुंह से आह निकली, यह क्या है? उसने कुछ पेपर्स निकाले और मेरे हाथ में पकड़ाया। यह तुम्हारी नई नौकरी का कॉन्ट्रैक्ट है। यह नई नौकरी के लिए 1 साल की पेमेंट है। इसके साथ साथ तुम्हें हेल्थ इंश्योरेंस मिलेगा, रहने की जगह, खाना पीना, कपड़े, जो चाहिए सब मिलेंगे, और साथ ही तुम्हारे माँ का इलाज का पूरा खर्चा मैं उठाऊंगा। उसने कहा और फिर उसके चेहरे पर एक मुस्कान आ गई। अपना मुंह बंद करो नहीं तो मक्खी घुस जाएगी, उसने कहा, और शर्म से मैं अपने सर झुका ली। मुझे एहसास हुआ मैं अपना मुंह खोलकर उसे देख रही थी। इसे मेरे बारे में इतना सब कुछ कैसे मालूम चला? मेहरबानी, आखिर कौन सा काम मुझे दे रहे हो? मैं पूछी। तुम्हें मेरे घर पर रहना पड़ेगा, मेरे बच्चों की देखभाल करनी पड़ेगी, उन्हें स्कूल पहुंचाना लाना, दिन भर उनकी देखभाल करोगी जैसे कि एक अच्छी माँ करती है। वह कहा। क्या? मैं चौंक उठी। मैं बच्चों की माँ की जगह कैसे ले सकती हूँ? और तुम्हारी पत्नी क्या कहेगी? मैंने सवाल किया। सोचने लगी क्या इसकी पत्नी बच्चों का ध्यान नहीं रखती जो यह मुझे नौकरी पर रख रहा है? पर अचानक से मुझे उसके चेहरे पर एक उदासी नजर आई। सुनैना अब इस दुनिया में नहीं रही और 2 बच्चों और काम को संभालने में मैं बहुत चिड़चिड़ा हो गया हूँ। मुझे ऐसा लगता है उनका अच्छे से ध्यान नहीं रख पाता। पर आज मैं अपने बच्चों को तुम्हारे साथ हंसते खेलते देखा, उसने कहा। और तुम्हें क्या लगता है मैं पैसों के लिए यह काम करने को तैयार हो जाऊंगी? इसलिए तुमने मेरी नौकरी छीन ली, मुझे धमका रहे हो? मैं काफी दुखी होकर कही। मेरे लिए ना सही, इन बिन माँ के बच्चों के लिए हाँ कर दो। मैं तुम्हें नुकसान नहीं पहुँचाना चाहता। तुम्हारे पास 24 घंटे का वक्त है, सोच लो, कहकर वो खड़ा हो गया। कल मैं इसी टाइम आऊंगा और तुम्हें लेकर जाऊंगा, सामान पैक कर लेना। इतना कहकर वो वहाँ से चला गया और मैं बेवकूफ की तरह वहीं पर खड़ी रह गई। उसका कॉन्ट्रैक्ट तो सही था पर यह इंसान बहुत ही घमंडी है। मैंने तुरंत अपनी दीदी और भैया से सलाह कर ली। मुझे पता था अब क्या करना है। अगले दिन जैसे कि उस डेविल ने वादा किया था, रात को वह घर पर आ गया। आते ही उसकी नजर उस सामान पर पड़ी जो पैक करके रखी थी और वह काफी शैतानी तरीके से हंसने लगा। पैसे से सब कुछ खरीदा जा सकता है, बस कीमत सही लगानी पड़ती है। उसने मुझे बात सुनाई और मुझे बेहद गुस्सा आ गया। मैं गुस्से से सोफे के पास आकर बैठ गई। वह मेरे पास आ गया और बिल्कुल चिपक कर बैठ गया। कुछ देर मुझे देखा और फिर अपना हाथ मेरे गाल पर रख दिए। मेरा चेहरे पर अपना अंगूठा चलाने लगा। मैं मजाक कर रहा था। ये सारा दिन तुम्हारा ही नाम ले रहे थे, जाने तुमने उन पर क्या जादू कर दिया है। अंगूठा चलाते हुए अचानक से उसका अंगूठा मेरे होठों तक पहुंच गया। जब वह मेरे होठों को सहला रहा था, एक अजीब सी कंपकपी मेरे शरीर में महसूस करने लगी
और मेरी नज़र पहले उसकी आंखें फिर उसके होठों पर पड़ी, लेकिन फिर उसने अपने हाथ खींच लिया और जो ऊष्मा मैं महसूस कर रही थी अचानक से गायब हो गई। उसने अपनी नज़रें मुझसे हटा ली और ऐसा लगा जैसे खुद पर काबू पाने की कोशिश कर रहा हो। मैं अपने ड्राइवर को बुला लेता हूँ, सामान उठाने में मदद करेगा, उसने कहा और जल्दी से वह मुझे अपने बड़े मैंशन में लेकर आया जिसमें एक टाइट सिक्योरिटी थी। बड़े से गेट के अंदर आए, उसने कार पार्क की और ड्राइवर से कह दिया सामान पहुंचा दे। उसके पीछे पीछे मैंशन के अंदर जा रही थी। घर के अंदर से और भी खूबसूरत था। इधर उधर अपनी नजरें दौड़ा रही थी। बच्चे दौड़कर मेरे पास आ गए और पीछे से एक औरत मुझे देखकर मुस्कुराई। तुम जिया हो? मैं मुस्कुराकर कही, हाँ मैं जिया हूँ। बच्चे बस तुम्हारा ही नाम ले रहे थे। मैं उनकी दादी हूँ। मैं कितना इन्हें सुलाने की कोशिश की पर ये बस तुम्हारे इंतजार में लगे रहे। अब तुम आ गई हो तो मुझे फिक्र करने की जरूरत नहीं है, कहकर वह औरत बड़े प्यार से मेरे हाथ को थामी। अच्छा अब मैं चलती हूँ, उसने कहा। उसकी दादी चली गई। ऋषभ ने मुझे मेरा कमरा और बच्चों का कमरा दिखा दिया। मैं बच्चों को जल्दी से सुला दिया और फिर अपने कमरे में आ गई। तब तक मेरा सामान भी आ गया। मैं अपने कपड़े बदल रही थी कि तभी दरवाजा खुला और फिर कहानी ऋषभ की जुबानी। मैंशन के अंदर आकर मैंने जिया को उसका और बच्चों का कमरा दिखा दिया जो कि अगल बगल में था। मैं फ्रेश होकर बच्चों के कमरे में पहुंचा, देखा वो सो चुके थे। मैंने सोचा जिया से जाकर कॉन्ट्रैक्ट साइन करवा लेता हूं। उसे मैंने चेक दे दिया था पर उसने कॉन्ट्रैक्ट अभी तक साइन नहीं किया था। जैसे ही उसके कमरे के अंदर आया, दरवाजा हल्का सा खुला हुआ था। मैंने आवाज लगाई, कोई आवाज नहीं। जैसे ही दरवाजा खोलकर मैं कदम रखा, मेरे पैर अपनी जगह पर चिपक गए। वह कपड़ा बदल रही थी और मैं अपनी आंखें उससे नहीं हटा पाया। 8 महीने पहले सुनैना मुझे छोड़कर चली गई। उसके बाद से मैं अपनी जिंदगी में इस कदर पिस रहा हूँ, औरतों से दूर हूँ। अभी सुनैना के शोक में डूबा हुआ हूँ, लेकिन जिया को देखकर मैं अपने होश गवा बैठा। उसने जल्दी से ओवरकोट पहना, मेरे पास आ गई। फिर मैं होश में आया। माँ मुझे माफ करना, मुझे नहीं पता था, मैं हकलाया। शिट। वह देखी, मेरे हाथ में कॉन्ट्रैक्ट का पेपर था। यह ओरिजिनल कॉपी है, इसे साइन कर दो, मैंने कहा। वह मुझसे पेन लेकर कॉन्ट्रैक्ट साइन करने लगी। मुझे एक शब्द नहीं कहा था। कहीं नाराज तो नहीं हो गई? मुझे उसके कमरे में कदम नहीं रखना चाहिए था। साइन करके कॉन्ट्रैक्ट मेरे हाथ में पकड़ाई और फिर मेरे कंधे में हाथ रखकर मुझे जोर से धक्का दिया। मैं तैयार नहीं था इसलिए दरवाजे के साथ चिपक गया। उसने अपनी एक उंगली निकालकर मुझे दिखाई। ऋषभ मल्होत्रा, एक दिन तुम्हारा घमंड मैं चूर कर दूंगी और मेरे सामने तुम सर झुकाओगे, कभी नहीं भूलूंगी। तुमने मेरी नौकरी छीन ली और धमकी देकर यह कॉन्ट्रैक्ट साइन करवाया है। उसकी बात सुनकर उसे डराने के लिए मैंने उसके कमर में हाथ रखा, उसे पकड़कर घुमाया और दरवाजे के साथ चिपका दिया। पर शायद मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। मैं उसे देख रहा था जो मुझसे बिल्कुल चिपकी हुई थी और जो मैं चाहता था उसे चूमना चाहता था। फिर उसकी बात मुझे समझ में आई। मुझे अपने सामने झुकाना चाहती है। ऋषभ मल्होत्रा किसी के सामने नहीं झुकता। मैंने अपनी आंखें छोटी करके कहा, और तुम मुझे धमकी दे रही हो? मैं तुम्हें बर्बाद कर दूंगा। जिया श्रीवास्तव, बर्बाद तो मैं उसे करना चाहता था पर उसे हासिल करके। शिट, ये मैं क्या सोच रहा हूँ? सच में मुझे ऐसा लगने लगा कि मैं उसके सामने कमजोर पड़ रहा हूँ। मुझे उससे अपनी दूरी बनानी पड़ेगी। अब जब यह लड़की मेरे घर पर रहने वाली है। वह मेरी पकड़ में छटपटा रही थी। इससे मेरा हाल और बुरा हो गया क्योंकि उसके उभार मेरे शरीर से टकरा रहे थे। मैंने अपने हाथ उसके गाल पर रखे, कोशिश करने लगा खुद को शांत करूं, पर यह नामुमकिन लग रहा था। तभी वह लड़की मेरे सीने में हाथ रखकर मुझे पीछे धक्का दी। शुक्रगुजार हूँ, मैंने एक कुटिल मुस्कान दी और फिर दरवाजा खोलकर निकलकर अपने कमरे में आ गया। दरवाजा बंद करके मैं जोर जोर से सांस ले रहा था। अपनी पत्नी की तस्वीर के सामने आ गया। दीवारों के दोनों साइड में हाथ रखकर उसे देखने लगा, खुद को कोसने लगा। यह मेरे साथ क्या हो रहा है? मैं सुनैना का हूँ, भले ही वह आज इस दुनिया में नहीं है, मैं सिर्फ सुनैना का हूँ। अगले दिन मैं सुबह उठा। आज थोड़ा लेट उठा था। आज बच्चों की भी छुट्टी है। जब वो बाहर आया तो बच्चों के चहकने की आवाज आई। बच्चे जिया के साथ खेल रहे थे। जब तक मैं उनके पास पहुंचा, बच्चे दौड़कर मेरे पास आ गए, लेकिन उनके मुंह से बस जिया का ही नाम निकल रहा था। इस बात से मुझे बहुत हैरत हुई। आखिर मेरे बच्चों पर वह क्या जादू की है? मैं आज बच्चों को चिड़ियाघर घुमाने ले जाना चाहता था। जैसे ही उसने कहा, वह खुशी हो गए। मैंने जिया से कहा बच्चों को तैयार कर दे। वह उन्हें तैयार करके मेरे पास लेकर आई। मैं बच्चों को लेकर निकलने जा रहा था। डैड, जिया नहीं जाएगी? अर्जुन पूछा। नहीं, बस हम तीनों जा रहे हैं, मैंने जवाब दिया। मैं नहीं चाहता था जिया को अपने साथ रखूं,
कल रात कैसे मैं खुद पर से काबू खो बैठा था। उसकी नजदीकी मुझ पर असर करने लगी है, लेकिन मेरे दोनों बच्चे जिद करने लगे कि जिया के बगैर वह नहीं जाएंगे। मेरी बेटी तो बिल्कुल रूठ गई और रोने लगी। मैं जिया की ओर देखा। उसने बच्चों को समझाने की कोशिश की, पर बच्चे नहीं माने। तो क्या मैं भी चलूं? वह पूछी। क्या और कोई रास्ता है? मैं उससे काफी झुंझलाहट के साथ पूछा। 2 दिन बच्चों के साथ था। बच्चे जिया के साथ बहुत घुल मिल गए थे, जैसे कि वही उसकी माँ हो। अब मैं खुद को बच्चों के सामने अजनबी महसूस करने लगा। पूरे 7 दिन हो गए थे जिया यहाँ पर आई थी और मुझे एहसास होने लगा मेरे बच्चे मुझसे दूर होने लगे थे। पहले जब भी मैं ऑफिस में आया करता था, बच्चे दौड़कर मेरे पास आ जाते थे, लेकिन आजकल जब भी मैं ऑफिस से आता, देखता बच्चे जिया के साथ खेल रहे हैं, या कई बार जिया पहले ही उन्हें सुला दी होती। सुबह भी वही उसे स्कूल पहुंचाती थी। 7 दिनों में मेरा दम घुटने लगा और मैं अपने फैसले पर अफसोस करने लगा। इस लड़की को यहाँ लेकर नहीं आना चाहिए था। आज ऑफिस से आकर मैंने अपनी कार पार्क की। मैंसन के अंदर कदम रखते ही मैंने देखा बच्चे उसके साथ खेल रहे थे। मैंने अपना गला साफ किया, बच्चों को बुलाया, पर उन्होंने मेरी परवाह ही नहीं की और अब मुझे बेहद गुस्सा आ गया। पानी सर से ऊपर जा रहा था। जिया को नहीं मालूम वो किसके साथ पंगा ले रही है। मुझे नीचे झुकाने का यही रास्ता चुनी है। वह मेरे बच्चों को मुझसे दूर कर रही है। बस बच्चे एक बार सो जाए। आज मैं उसे ऐसा सबक सिखाऊंगा, यह भूल नहीं पाएगी। जब बच्चे सो गए और जिया अपने कमरे में जाने लगी, उसके पीछे पीछे मैं उसके कमरे के अंदर आ गया। मुझे देखकर चौंक उठी। ऋषभ, तुम मेरे कमरे में क्या कर रहे हो? इतनी रात को तुम अपने आप को समझती क्या हो? मैं गुस्से से गरजा और उसके करीब आने लगा। एक पल को वह चौंक उठी और पीछे हटने लगी। क्या बात है? मुझ पर गुस्सा क्यों कर रहे हो? तुम्हें क्या लगा मैं तुम्हारी चाल नहीं समझ पाऊंगा? तुम मेरे बच्चों को मुझसे दूर कर रही हो। आज तुम्हें उसकी ऐसी सजा मिलेगी, तुम सोच भी नहीं सकती। कहकर मैं उसे एकदम कमरे के किनारे किया। उसके गालों में हाथ रख अपने होठों को उसके करीब करता गया और फिर उसे चूमने लगा, बेहद गुस्से के साथ। एक पल को वह घबरा गई थी, लेकिन जैसे जैसे मैं उसे चूमता गया, मेरा गुस्सा ठंडा पड़ता गया। मुझे ऐसा लगा मुझे उसका पूरा नहीं मिल रहा, मुझे और चाहिए था। मैं उसे उठाया और बिस्तर पर लेटा दिया, उसके ऊपर आ गया और पूरे जुनून के साथ उसे चूमने लगा। मेरे हाथ रेंगते हुए उसके पेट में आ गए। मैं उसकी पेट की नरम त्वचा को महसूस करने लगा। अपने हाथ मेरे सीने में रखकर मुझे पीछे धक्का देने की कोशिश की। मैंने उसके दोनों हाथों को पकड़ लिया और उंगलियां फंसा दी। हाथ को उसके सर के ऊपर किया। महसूस हुआ वो मेरे नीचे कांप रही थी, जिससे मेरी इच्छाएं जाग गई थी। मैं और यह जारी नहीं रख सकता। मैं जल्दी से उठ गया। इससे पहले कि मैं कमरे से बाहर निकलता, वो मेरे पास आ गई। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? कहकर अपना हाथ उठाने गई। तभी मैंने उसके हाथों को पकड़ लिया। यह तुम्हारी सजा थी, उसे गुस्से से घूरते हुए कहा, लेकिन अंदर ही अंदर मेरी हालत बेहद खराब थी। उसे कमरे में छोड़कर अपने कमरे में आ गया। अपनी आंखें बंद कर ली। अभी क्या हुआ? वह बस मेरे बच्चों की नैनी है। मेरे और जिया के बीच में जो कुछ भी हुआ, अगली सुबह मैं कमरे से बाहर निकलने में भी झिझक रहा था। बच्चे बाहर खेल रहे थे। आज छुट्टी थी, लेकिन थोड़ी देर बाद बच्चे दौड़ते हुए मेरे कमरे में आए। डैडी जल्दी चलो, जिया गिर गई। कैसे गिर गई? मैं तुरंत बच्चों के साथ गया, देखा तो जिया जमीन पर पड़ी थी। एक तो बच्चों की जिम्मेदारी, ऊपर से अब इसकी जिम्मेदारी आ जाए तो मैं अंदर ही अंदर कोसने लगा। उसके पास जाकर जोर से चिल्लाया, बेवकूफ लड़की, बच्चों को संभालने के काम में रखा गया है, तुम तो खुद का ख्याल नहीं रख सकती। वह एकदम सहम गई। मेरा बेटा कमर में हाथ रखा, मुझे कहने लगा, आप जिया को क्यों डांट रहे हो? अब मुझे और गुस्सा आ गया। यह मेरे बच्चों को मेरे खिलाफ भड़का रही है। अरे कैसी बेवकूफ लड़की है जो खुद को नहीं संभाल सकती। वो मेरे बच्चों की नैनी बनने के लायक ही नहीं। मैंने उसे अपनी बाहों में उठा लिया, उसे कमरे की ओर ले जाने लगा। वह मेरे सीने में मारने लगी। छोड़ो मुझे, मुझे क्यों उठा लिया? छोड़ो मुझे। मैं उसे लेकर सीधे उसके कमरे में आया। दिखाओ कहाँ चोट लगी है। उसके दुपट्टे को खिसकाया और कमर में जहाँ चोट लगी थी उसे सहलाने लगा। शायद मुझे यह नहीं करना चाहिए था। वह मुझे रोकने लगी, पर मैं फिर से खुद पर से काबू खोने लगा। अपने हाथ उसके कमर में चलाने लगा। उसने अपनी आंखें बंद कर ली थी। तुम मेरे साथ क्या कर रही हो जिया? कहकर मैं उसके कमर को चूमने लगा। इससे पहले कि अपने होठों को उसके जिस्म से खिसकाते हुए उसकी खुशबू लेता और उसके होठों को चूमकर उसका मीठा स्वाद में डूब जाता, मैं उसके गर्दन तक आया और फिर उसके ऊपरी सीने में मैं उसके त्वचा को चबाने लगा। उसके मुंह से सिसकी निकलने लगी। जब मैं थोड़ा सा पीछे हटा, देखा उसके ऊपरी सीने में दाग पड़ गया था और तब मुझे होश आया।
उसे वहीं पर छोड़ दिया और जल्दी से अपने कमरे में आ गया। अपनी पत्नी की तस्वीर के सामने आकर उससे माफ़ी मांगने लगा। सुनैना, मुझे माफ़ कर दो, जाने मुझे क्या हो गया था, अब ऐसा नहीं होगा। लड़की अब इस घर पर नहीं रह सकती। ना सिर्फ मेरे बच्चों को मुझसे दूर कर रही है, बल्कि मुझे सुनैना से दूर कर रही है। मैं दोबारा से उसके कमरे में गया, देखा तो बच्चे उसके साथ कमरे में आ गए थे। वह बैठकर उनसे बात कर रही थी। मैं बच्चों को बाहर भेज दिया। तो क्या यह चोट लगना एक नाटक था? तुम कैसे बैठ गई? मैं इल्जाम लगाया। मैं बच्चों के साथ खेलते हुए गिरी थी, नाटक क्यों करूंगी? और बच्चे मुझसे मिलने आए थे, इसलिए मैं बैठ गई। इतनी भी बड़ी चोट नहीं थी, तुम्हें मुझे गोद में उठाने की या किस करने की जरूरत नहीं थी। वो गुस्से से कही, देखो जिया, तुम अपने काम ठीक से नहीं कर पा रही हो, तुम मेरे बच्चों को मुझसे दूर कर रही हो। मैं चीखा, पर तुमने ही तो कहा था पहले दिन की बच्चों को माँ जैसा प्यार देना, मैं तो वही कर रही हूँ। वह कही, हाँ, पर इससे मेरे बच्चे मुझसे दूर हो रहे हैं। तुम उसकी माँ नहीं हो। नहीं चाहता तुम्हारा साया भी मेरे बच्चों पर पड़े। तुम्हारी माँ का ऑपरेशन के पैसे मैंने दे दिए हैं, अब तुम घर छोड़कर जा सकती हो। तुम्हें 10 लाख रुपए का चेक भी दे दिया है, तुम्हारे काम की और ज़रूरत नहीं है। मेरे घर से निकल जाओ। मैं गुस्से से गरजा, गेट आउट कहकर मैं कमरे से बाहर निकल गया। मैं घर पर और नहीं रहना चाहता था। मैं ऑफिस आ गया। आज शनिवार था, लेकिन मैं खुद को काम में डुबा देना चाहता था। जब से जिया मेरी जिंदगी में आई है, उसे अपने दिमाग से नहीं निकाल पाता। अब यही तरीका है उसे अपने दिमाग से निकालने का। मैं खुद को काम में डुबा लूंगा। रात को मैं घर वापस आया। घर में पूरा अंधेरा था, लग नहीं रहा था घर है। क्या जिया और बच्चे सो गए हैं? मैं जल्दी से बच्चों के कमरे में पहुंचा, पर वहाँ कोई भी नहीं था। मैं जिया के कमरे में आया तो वह बिल्कुल खाली पड़ा था, उसका सारा सामान गायब था। आखिर उसने मेरे बच्चों के साथ क्या किया? मैं बेहद घबरा गया। मैं अपनी फ़ोन निकाला ताकि अपने सेक्रेटरी को फ़ोन करूं। ठीक उसी वक्त मेरी माँ का फ़ोन आया। बेटा, घर पर आओ, मुझे तुमसे ज़रूरी बात करनी है। माँ ने कहा, माँ मैं घर नहीं आ सकता, मेरे बच्चे किडनैप हो गए हैं। जिया मेरे बच्चे को किडनैप कर लिया। मैंने कहा, तुम क्या बकवास कर रहे हो ऋषभ? तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है। तुम्हारे घर के बाहर सिक्योरिटी है, वह छोटी सी लड़की तुम्हारे बच्चों को किडनैप करके ले जाएगी, जबकि तुम्हारे बच्चों के पीछे तुमने बॉडीगार्ड भी लगा रखे हैं। बच्चे मेरे पास है। जिया आई थी, काफ़ी दुखी थी, कह रही थी तुमने उसे काम से निकाल दिया और बच्चे को अब मैं नहीं संभाल सकती। उनका रो रो कर बुरा हाल है। अपने बच्चे ले जाओ और कल से देख लेना कहाँ रखना है। मेरी माँ गरजने लगी। मैं जल्दी से कार लेकर अपनी माँ के घर पहुँचा। आकर देखा बच्चे उदासी के साथ बैठे हुए थे। बच्चों के साथ बात करने गया, कोई मुझसे बात नहीं कर रहा था। माँ, वह लड़की सही नहीं है, मेरे बच्चों को मुझसे छीन रही है। बेटा, वह तुम्हारे बच्चों को बहुत अच्छे से ख्याल रखती है। अगर कोई लड़की उनकी सच में माँ बनने के लायक है तो जिया है, उसे शादी कर लो। माँ ने कहा, माँ मैं सुनैना से प्यार करता हूँ, जिया जैसी लड़की से मैं शादी नहीं कर सकता। मैंने जवाब दिया। बच्चों को खींचने लगा। दादी बचाओ, मुझे डैडी के साथ नहीं जाना, मेरा बेटा कहा। मैं बेबस होकर अपने बच्चों को देखने लगा। बच्चों को यहीं रहने दो और जाओ जाकर जिया को ढूंढो, उसके बाद ही मुझे अपनी शक्ल दिखाना, मेरी माँ ने कहा। बेबस होकर मैं वहाँ से निकल गया। सच में यह लड़की काफ़ी ताकतवर है, सही कहा था, मुझे अपने सामने झुकाएगी, लेकिन मैं उसे छोड़ने वाला नहीं। तभी मेरे दिमाग में योजना आई, मैं इस लड़की से कॉन्ट्रैक्ट मैरिज कर लूँगा, उसके बाद उसकी ज़िंदगी को जहन्नम बना दूंगा। उसे नहीं पता मैं एक डेविल हूँ। उसे अपने पैरों पर झुकने पर मजबूर नहीं किया तो मेरा नाम ऋषभ मल्होत्रा नहीं। उन ख्यालों के साथ ये पुराने घर पर आ गया, पर मुझे हैरत का झटका तब लगा जब पता चला वो घर पहले से ही खाली कर चुकी थी। मैंने अपने सेक्रेटरी को फ़ोन किया और उसे सारी बातें बताई। उसने कहा कि उसकी एक सहेली है नीलम, शायद वह उसी के घर पर हो। जल्दी से उसने नीलम का एड्रेस भी मुझे बता दिया। मैं सीधे उसके घर पर जब बेल बजाई तो वह लड़की दरवाज़ा खोली। आप कौन हो? वह लड़की कही, मैं जिया से मिलना चाहता हूँ, उसे बुला दो। क्या तुम ही उसके वह खरूस बॉस हो? नीलम नाक चढ़ाकर कही। मुझे बेहद गुस्सा आया। मैं उसे धक्का दिया और कमरे के अंदर आ गया। देखा तो जिया सोफे पर बैठी थी। मैं उसका हाथ पकड़ा, उसे खींच कर ले जाने लगा। चलो मेरे साथ। वह विरोध कर रही थी। मैंने कहा, तुमने कॉन्ट्रैक्ट साइन की है, तुम मुझसे बच नहीं सकती, कहकर खींचकर मैं उसे कार के पास ले आया और जोरदार तरीके से धक्का मारकर अंदर घुसा दिया। बेचारी हक्का बक्का रह गई। कार के अंदर जाकर जोर से दरवाजा बंद किया और काफी गुस्से से कार ड्राइव करने लगा। मुझे गुस्से में देखकर वो बिल्कुल शांत हो गई थी। मैं उसे अपने घर के अंदर ले आया और फिर ठीक दुल्हन की तरह उसे अपने गोद में उठाया।
अपने बेडरूम तक लेकर आया। उसे नीचे उतारते ही मैं उसे अपने करीब खींचा और गुस्से के साथ चूमने लगा। वह मुझे पीछे धक्का दी। आखिर तुम्हारे साथ क्या दिक्कत है? वह चिल्लाई। तुम्ही ने मुझे काम से निकाला था, गेट आउट कहा था, तभी तो मैं गई। मेरे पास जाने की कोई जगह नहीं थी, मुझे अपनी सहेली के घर पर जाना पड़ा। तुमने मेरी जिंदगी पूरी तरीके से खराब कर दी है और किस हक से तुम मुझे चूम रहे हो? कौन हो तुम मेरे? उसकी बात सुनकर मैं जोर जोर से सांस लेने लगा। लॉकर के पास आ गया, कुछ पैसे निकाले, उसके सामने आकर उसके मुंह पर फेंका। यह लो तुम्हारी एक रात की कीमत। क्या? वह चीखी। तुम मुझे बाजारू औरत समझते हो? तुम जैसा घटिया इंसान आज तक नहीं देखा। तुमसे नफरत करती हूँ, वह चीख कर कही। मैं भी तुमसे नफरत करता हूँ, तुम्हें बर्बाद कर दूंगा, बस तुम देखती जाओ। मैंने उसे चेतावनी दी। वह बिल्कुल घबरा कर मुझे देख रही थी। तुम्हें 50 लाख रुपए दूंगा, 1 साल के लिए मेरे साथ कॉन्ट्रैक्ट मैरिज कर लो। मैंने कहा। मैं ऐसा क्यों करूं? उसने कहा। क्योंकि मैं चाहता हूं तुम मेरी पत्नी बनो। आगे कोई बहस मत करना। अब चलो चुपचाप सो जाओ। जल्दी से बाहर जाने लगी। मैंने उसका हाथ पकड़ा, कहा, मेरे साथ सोगी तुम? क्या? मैं तुम्हारे साथ क्यों सोऊंगी? काफी अबाक होकर कही। जाने मन, मैं तुम्हें बर्बाद कर दूंगा। तुमने ऋषभ मल्होत्रा की नफरत नहीं देखी है। वह चुपचाप बिस्तर के पास आकर लेट गई और मैं उसके पास आकर कंबल खींच लिया। सोने की कोशिश कर रहा था पर नींद नहीं आ रही थी। उसकी खुशबू मुझे परेशान कर रही थी। मैंने देखा उसे भी नींद नहीं आ रही है। वह करवटें बदल रही थी। मुझे अफसोस होने लगा। उसके साथ इतना रूखा बर्ताव नहीं करना चाहिए था। मैं उठकर बैठ गया। जिया, मेरी बात सुनो, मैं कहा। वह उठकर बैठ गई। मैंने आंखें बंद की। कुछ देर सांस लेकर खुद को शांत किया। फिर उसकी आंखों में देखा, कहा, आई एम सो सॉरी। वह सवाल पूछने की दृष्टि से मुझे देख रही थी। बस मुझे बुरा लग रहा है। मैंने कहा, क्या सुलह करने के लिए तुम्हें किस कर सकता हूँ? मैंने इजाजत मांगी। वह अपने होंठ काटने लगी। मैंने उसे अपने करीब खींच लिया और उसके होंठों में अपने होंठ रख दिए। कुछ देर उसे चूमने के बाद मैं उसे अपने करीब खींच लिया और उसे पकड़कर चैन की नींद सो गया। 8 महीने में इतना सुकून मुझे कभी नहीं मिला था। अब जब जिया मेरे बाहों में थी, अब बस मुझे इसके साथ कॉन्ट्रैक्ट मैरिज का इंतजार है। दोस्तों, ऋषभ अपनी मरी हुई पत्नी से बहुत प्यार करता है पर अपने दोनों बच्चों को संभाल नहीं पा रहा। क्या वह अपने बच्चों की नैनी जिया के साथ कॉन्ट्रैक्ट मैरिज कर लेगा और उसे अपने दिल पर जगह दे पाएगा? जानने के लिए कहानी के अंतिम भाग जरूर सुने। थैंक यू।